देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। चीन में एक साल के अंदर छठे रेट कट ने बाजारों में भरा जोश। शुक्रवार को अमेरिका में 2.25% का बड़ा उछाल, निक्केई 1.25% ऊपर खुला और SGX निफ्टी में 0.5% की मजबूती। HDFC और भारती एयरटेल के नतीजे आज। HDFC का मुनाफा 27% बढ़ने जबकि भारती का मुनाफा 27.5% गिरने का अनुमान। UPL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर भी होगी नजर। केन इंडिया के साथ मर्जर पर दोबारा विचार करेगी वेदांता। 27 अक्टूबर को होगी बोर्ड बैठक। छोटे शेयरधारकों को ज्यादा फायदा संभव। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। आज से शुरू होगी Amazon की ग्रेट इंडियन दिवाली सेल। 72 घंटों की सेल के दौरान हर कैटेगरी में मिलेंगे ऑफर्स। और आखिरी वनडे में भारत को 214 रनों से रौंदकर दक्षिण अफ्रीका ने 3 गोल से जीती सीरीज। 438 रनों के रिकॉर्ड स्कोर के दबाव में टूटी टीम इंडिया। देश में अब तक की सबसे बड़ी हार। और बाजार के लिए बेहद अहम हफ्ता, जहां 8300 के पार फिर से निकलकर टिकने के लिए तैयार होता निफ्टी और एक्सपायरी का हफ्ता भी है। एक्शन FIs की तरफ से दमदार और रिजल्ट सीजन भी पूरे जोरों पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आज हम 8300 के ऊपर दे पाएंगे क्लोजिंग। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं हर्षदा सावंत। अनिल, ऑफ कोर्स 8300 और उसके ऊपर नजरें सभी की रहेंगी क्योंकि बहुत ही खराब वीकेंड बीती है। स्पेशली जो भी साउथ अफ्रीका और भारत की मैच देख रहा था, और आप भी गए थे इनफैक्ट स्टेडियम, तो मेरे ख्याल में आपको घर पे ही रहना चाहिए था। बट फ्रैंकली मैंने एबी डिविलियर्स की बैटिंग को काफी एंजॉय किया। जिस तरह की बैटिंग साउथ अफ्रीका ने की वो कमाल की थी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी क्रिकेट जरूर देखने को मिली। फर्स्ट इनिंग में, शायद सेकंड इनिंग में वैसा कुछ नहीं था जो हम देखना चाहते थे। शर्मनाक प्रदर्शन ऑफ कोर्स टीम इंडिया का रहा है, लेकिन क्या ये खराब प्रदर्शन से जो मूड बिगड़ा है इंटरनेशनल मार्केट्स को देख, उसमें कुछ सुधार आता हुआ दिखाई देगा। काफी रौनक देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आशीष हमारे साथ है। आशीष, बताइए क्या अच्छी डेवलपमेंट्स है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? शायद मूड सुधारने वाली। ध्यान रखें, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स एक्शन में है और उसका भरपूर फायदा इक्विटी मार्केट्स को मिल रहा है। बीते हफ्ते आपको याद होगा ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जोश भरा था इक्विटी मार्केट्स में। और अब चीन की बारी है। शुक्रवार को जब हमारे बाजार बंद हुए, उसके बाद चीन से घोषणा आई, वहां के जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने जो ब्याज दरें हैं, जो लेंडिंग रेट्स हैं, उसे 1/4% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया। इनफैक्ट वहां के जो रिजर्व रेशियो है, हमारी भाषा में हम उसे CRR कहते हैं, 50 बेसिस पॉइंट की उसमें कटौती कर दी गई है। ध्यान रखें, पिछले साल नवंबर से अब तक ये छठी बार है जब चाइना में ब्याज दरें घटाई गई हैं। चौथी बार है जब रिजर्व रेशियो को घटाया गया है। वो इसीलिए क्योंकि वहां पे जो धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था है उसे वापस पटरी पे लाने की कोशिश है। फ्राइडे के इस मूव के बाद करीब 700 बिलियन युआन्स यानी कि आसान शब्दों में $110 बिलियन के आसपास की लिक्विडिटी चाइना की इकोनॉमी, चाइना की अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट होती हुई नजर आएगी। यही नहीं, ध्यान रखिए, ये तो आपने जनरली हेडलाइंस पढ़ी होगी कई जगह, वहां पे डिपॉजिट रेट की सीलिंग को भी एबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आसान शब्दों में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पेबल होता था वहां पर डिपॉजिट्स में, उसे हटा दिया गया है। कई लोग मानते हैं ये इंटरेस्ट रेट मार्केट्स को लिबरलाइज करने का एक बड़ा स्टेप है और अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को जो चाइना कमिटेड था कि लिबरलाइज करेगा, उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और चाइना के इस आउटकम के बाद अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे को अच्छी मजबूती के साथ कामकाज था। इनफैक्ट डाउ और S&P में 1% की मजबूती थी और नैस्डैक में ऑलमोस्ट 2.5-2% के आसपास की बढ़त थी। नैस्डैक में आउट परफॉर्मेंस की वजह यह भी थी कि वहां पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट्स थे वो बेहद स्ट्रांग आए थे। चाइना के रेट एक्शन के बाद यूरोपियन मार्केट्स में, खासतौर पर जो यूरोजोन इकोनॉमीज हैं, फ्रांस, जर्मनी के मार्केट्स में तगड़ी मजबूती थी। 2.5-3% के आसपास का उछाल। इनफैक्ट एशिया भी आज सुबह पॉजिटिव शुरुआत करता हुआ। एक तो ओवर द वीकेंड क्यूज अच्छे हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट से, और चाइना के रेट एक्शन पे हमें रिएक्ट करना है। अक्रॉस एशिया हम देख रहे हैं निशान के साथ कामकाज, और SGX निफ्टी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज करीब 0.5% के आसपास इस हफ्ते के पहले दिन शुरुआत होगी। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। तो लगभग 40 अंकों की बढ़त SGX निफ्टी पर देखने को मिली। अनिल, कितना बड़ा पॉजिटिव है ये जो चाइना की ओर से एक और रेट कट आया है? क्योंकि कुछ जानकार कह रहे हैं कि ये ना वो चक्रव्यूह की तरह, हम जो ग्लोबल मार्केट से उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। पहले ECB की ओर से, और चाइना लगातार वो रेट कट्स कर रहा है, स्टिमुलस देता जा रहा है इकोनॉमी को। बिल्कुल, लगभग सारे बड़े देश, फिर चाहे वो अमेरिका से शुरुआत जो हुई,
यूरोप में हमने देखा, चीन में, जापान में, सब जगह ये लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे संभालें, और इस लिहाज से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने बाजारों को ज्यादा आकर्षक बनाने के चक्कर में हर एक देश एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता हुआ दिखा है। तो ये बात सही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जल्द खत्म होने वाला नजर नहीं आ रहा। तो उस लिहाज से कम इक्विटी मार्केट इस बात की राहत ले सकते हैं कि अगर इसी तरह का सिलसिला चला तो इक्विटी मार्केट्स के लिए ये थोड़ी राहत की बात है कि ग्रोथ को ट्रैक पर लाने के लिए, इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए जो पूरे दुनिया भर के देश हैं, सरकारें हैं, वहां के सेंट्रल बैंक है, वो इस तरह का एक्शन लेंगे तो कम से कम बाजार गिरेंगे नहीं, बाजारों में लिक्विडिटी बनी रहेगी। ये एक अच्छा संकेत है और ग्रोथ फिर से शायद लौटती हुई दिखे पटरी पर। चीन में जो कुछ भी हुआ शुक्रवार देर शाम को, उसके मायने हमारे लिए ये कि कमोडिटीज के दाम थोड़े स्टेबल होंगे, थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात हर्षदा ये कि भले हम ये सोचेंगे कमोडिटीज के दाम बढ़ने का नुकसान हिंदुस्तान के बाजारों को होता है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर के इक्विटी मार्केट इस बात की ओर एक्शन में आते हैं कि अगर कमोडिटीज के दाम स्टेबल होते हैं, बढ़ते, तो उन्हें ये लगता है कि मंदी का खतरा कम हो रहा है। और उस लिहाज से वो सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है शॉर्ट टर्म के लिहाज से कि अगर कमोडिटीज ऊपर आ रही है तो दुनिया भर के बाजार उछलेंगे, और वही आपको एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब SGX निफ्टी या भारतीय बाजार शायद उतना न बढ़े, उसकी वजह है कि हम कमोडिटीज के दाम को बढ़ना हमारे लिए अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि जो कुछ भी चीन में हुआ वो बेहद पॉजिटिव है। लेकिन हमारे मार्केट के लिए ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा, वो ये होगा कि हमें तेजी के संकेत अगर अमेरिका से मिले, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा ज्यादा टलता हुआ दिखे, वो हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव है, बजाय कि चीन की वजह से हम बढ़े। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत करने के लिए, और खासतौर से जब आप 8,300 के बेहद करीब क्लोज होते हुए दिखें, तो फिर इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती कि दुनिया भर के बाजार आपको एक अच्छी मजबूती के साथ खुलने के संकेत हैं। जी, हम वहां पर काफी ज्यादा रौनक बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि FIIs का भी रुझान बेहतर होता दिख रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि FIIs की अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। एक छोटा सा आंकड़ा बिकवाली का कैश मार्केट का था, हम बात भी कर रहे थे कि कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्टीमेटली वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखिए, और शुक्रवार के सेशन के भी जो आज आंकड़े दिख रहे हैं वायदा कारोबार के बेहद मजबूत हैं। पहले इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, 1850 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी हुई है। कुछ तेजी की पोजीशंस बनी है बैंक निफ्टी में FIIs की तरफ से, लेकिन निफ्टी में काफी कुछ शॉर्ट पोजीशंस FIIs ने कवर की है। तो शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी, और वो इसी वजह से हुई कि 8,300 के ऊपर हमने काफी वक्त बिताया दिन भर। तो जाहिर सी बात है कि 8,300 पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था उससे कम होना ही था। तो एक FIIs ने बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई है, निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन कवर की है। स्टॉक फ्यूचर्स में 450 करोड़ के आसपास की बिकवाली है FIIs की, लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। इसका मतलब साफ है कि इन लेवल्स के आसपास बजाय ज्यादा शॉर्ट करने के, स्टॉक फ्यूचर्स में जो तेजी की पोजीशन है FIIs ने वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। कैश मार्केट के आंकड़े छोटे हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले नहीं, लेकिन जो एक्शन है वो शुक्रवार के सेशन से वायदा कारोबार में शिफ्ट होता हुआ दिखा है FIIs की तरफ से। और आज से एक्सपायरी का हफ्ता है, तो अब डेटा के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से आपको पूरी तरह से अब वायदा कारोबार के आंकड़े देखने हैं, और वायदा कारोबार के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि FIIs जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है अपनी शॉर्ट पोजीशन को और कवर कर रहे हैं। आज जब 8,300 के पार निकलकर आप निर्णायक रूप से अगर टिकेंगे तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। तो शुरुआती सत्र में या फर्स्ट हाफ में तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा FIIs की तरफ से भी। बाद में देखना है कि फ्रेश खरीदारी कैश मार्केट में कितनी आती है। बाय द बाजार के ट्रेडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि वैसे भी एक्सपायरी का हफ्ता, और जिस तरह के बेहतर क्यूज हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे हैं, तो जायज है फिर जो भी ट्रेड होगा वो 8300 या फिर 8350 के ऊपर पर ही नजरें रहेंगी। हर्षदा देखिए, बाजार में रिस्क क्या है? रिस्क ये दिख रही है कि एक्सपायरी के हफ्ते में भी 8,200 के नीचे का लेवल इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि आप अगर आज 50 पॉइंट ऊपर भी खुल जाएं, समझिए आज आप 8,350 के आसपास हैं, और 8,200 के नीचे के एक्सपायरी के डेटा इस वक्त नजर नहीं आ रहे, तो फिर आपके लिए सपोर्ट लेवल बहुत बेहतरीन है। और जब आपको सपोर्ट साफ दिखे तो आपको तेजी का मूड बनाने में बड़ी आसानी होती है। अब हम ऊपर कितना जा सकते हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आज हम क्या 8,300 के ऊपर एक क्लोजिंग दे पाते हैं, और स्पेशली अगर 8,325 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तब तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तब तो आसानी से आप 8,400 के ऊपर का भी एक्सपायरी के पहले का लेवल आसानी से देखेंगे। तो आज की क्लोजिंग उस लिहाज से है कि 8,325 के आसपास मिल जाए तो इससे बढ़िया बात नहीं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर थोड़े से यहां पर FIIs की तरफ से पोजीशन कम हुई, ट्रेडर्स ने जरूर लॉन्ग पोजीशन बनाई है। बैंक निफ्टी में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, 1.25% बैंक निफ्टी ऊपर बंद हुआ है शुक्रवार को, जबकि लगभग 2 लाख शेयर कम हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने भी अपनी पोजीशन कम की है, कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। निफ्टी में भी 5 लाख शेयर कम हुए, तो बहुत बड़ी पोजीशन इस वक्त बनती हुई नहीं दिख रही है। और 8,300 पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में बना हुआ है, अब चूंकि आज हम लगातार दूसरा दिन ऐसा होगा
जब हम 8,300 के ऊपर काफी वक्त ट्रेड करेंगे। और ऐसे में अब मंदी करने वाले ट्रेडर्स, क्योंकि वहां पर 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो ये नहीं चाहेंगे कि एक्सपायरी के हफ्ते में लंबी रिस्क हम रखें, और खासतौर से एक्सपायरी के हफ्ते में ही शॉर्ट सेलर्स ज्यादा घबराते हैं। तो उस लिहाज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनती है। तो अगर 11 साढ़े 11 बजे तक अगर ऐसा लगे कि हम टिक गए ऊपर की लेवल पर और वहां से नहीं गिरते हैं, तो फिर मुझे लगता है और हम मजबूती बढ़ा पाएंगे। लेकिन ओवरऑल एक संकेत साफ है, एक्सपायरी तक का लेवल 8,200, आज के लिए 8,300, ये वायदा कारोबार के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। चलिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ ही रुझान बना रहेगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बताएंगे आज के लिए क्या ओपनिंग ट्रेड रहेगा, और साथ ही साथ HDFC, भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इन कंपनियों से इस बारी, इस पर भी रहेगी नजर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर से संकेत बेहतरीन तेजी के हैं, और आप देखिए SGX निफ्टी भी 8,356 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। अनिल, ऐसी क्यू के बीच फिर भारतीय बाजार के जो ओपनिंग ट्रेड्स रहेंगे, क्या रुझान रहना चाहिए? देखिए, शुरुआत तो मजबूत होगी, और मुझे लगता है शुरुआत में तो मजबूती होने के बाद काफी कुछ शॉर्ट्स भी कवर होगी। 8,325 का हमारा पहला लक्ष्य था शुक्रवार का, और लगभग 8,328 का हाई बनाया है, और दूसरा लक्ष्य 8,375 का। तो आज के लिए ऊपर का निफ्टी का टारगेट, अगर आप 8,325 के ऊपर खुल के टिक जाएंगे तो फिर 8,375, 8,400 की रेंज का बनेगा, और वहां पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। उन लेवल के आसपास पहुंचे बाजार तो एक बार प्रॉफिट बुक करके इंट्राडे डिप का इंतजार करें। ऐसा नहीं कि आपको मौका शायद न मिले, मौका मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अब भी जब भी कमजोरी हो, गिरावट हो, खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस शायद 8,200 के आसपास बनता है। लेकिन आज दिन के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक गैप से खुलने के बाद 8,275 का स्टॉप लॉस होगा। अगर 8,275 के नीचे हम नहीं जाते हैं आज दिन के दौरान, जिसकी संभावना काफी कम है, नहीं के बराबर है, तो फिर बाजार आपको और मजबूती के ट्रेंड आगे के लिए बनाता हुआ दिखेगा। ये बात हुई निफ्टी की। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए 17,700 के नीचे जब तक बाजार, बैंक निफ्टी जब तक न जाए, घबराने की जरूरत नहीं। बैंक निफ्टी में तेजी का माहौल, और अल्टीमेटली बैंक निफ्टी 18,200 की तरफ, पहला टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। वो शायद आपको आज या एक आध सेशन में आता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी के अलावा आपको मेटल शेयरों में अच्छी तेजी की संभावना बनती है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, ये कुछ और स्पेस है जहां पर अच्छी मजबूती बनती हुई दिख सकती है। तो ये स्पेस है जहां पर तेजी करना चाहिए, और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बाजार में रहना चाहिए। लेकिन हाँ, पहले अगर 8,375, 8,400 आ जाए तो वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके 50-75 पॉइंट के डिप का इंतजार करें। चलिए, तो यहाँ पर अच्छा दिन रहेगा ट्रेडर्स के लिए। काफी एक्शन देखने को मिल सकता है स्क्रीन पर, लेकिन काफी एक्शन रिजल्ट्स के लिहाज से भी रहेगा। दो दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर अब फोकस करते हैं। भारती एयरटेल और HDFC दोनों ही अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने वाली है, और बाजार की क्या उम्मीद है, इस पर हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा और वरुण जुड़ रहे हैं। पूजा, सबसे पहले आप बताइए, HDFC क्या उम्मीद करें? जी, HDFC से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। पिछले काफी सारे क्वार्टर से अगर हम देखें तो जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की, वो 0.69% के आसपास स्टेबल ही रही है। तो इस बार भी हमारा अनुमान है कि आंकड़ा उसी के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मुनाफे के फ्रंट पर हमारा अनुमान है कि इस बार 27% की बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर का जो डिविडेंड इनकम था वो इस क्वार्टर डिफर्ड कर दिया गया था, तो वहां से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर हमने देखा था कि ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, ये इनकम, जिसकी वजह से मुनाफे में फ्लैट बढ़त देखने को मिली थी। इस बार हमारा अनुमान है कि इस इनकम की वजह से मुनाफे में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लोन ग्रोथ की बात करें तो रिटेल ग्रोथ से एक अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है। हाउसिंग लोन से भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलने की उम्मीद है, और जिसकी वजह से हमारा अनुमान है कि लोन ग्रोथ में करीब इस बार 17 से 18% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर HDFC बैंक से अच्छे नतीजों की उम्मीद हम इस बार कर रहे हैं। वरुण, भारती क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या यहाँ पर भी खराब प्रदर्शन रहेगा आइडिया की तरह?
देखिए, सीजनली वीक तिमाही होने के कारण प्रदर्शन जो है वो तो कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन जितना कमजोर आइडिया का था उतने कमजोर नतीजे शायद भारती के ना हो, ऐसा अनुमान है हमारा। कुलाई में करीब 1% के आसपास की आपको बढ़त देखने मिल सकती है, लेकिन याद रखें मार्जिन पे कंपनी के दबाव रहेगा। भारत में 4G रोल आउट जो कंपनी ने किया और बाकी सारी चीजों की वजह से कंपनी के जो मार्जिन है उसमें करीब 25 से 26 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने मिल सकती है। जहां तक अफ्रीका कारोबार की बात करें तो वहां भी मार्जिन में कुछ दबाव रहेगा, वहां जो करेंसी हेडविंड है कुछ हद तक वो भी वहां देखने मिल सकते हैं और काफी सारे टावर सेल्स कंपनी ने किए हैं वहां पे, तो उसका भी एक इंपैक्ट देखने मिलेगा। और इसके लिए कंपनी के ओवरऑल मार्जिन में करीब 70 से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल सकती है। वॉइस और डेटा रियलाइजेशन ये तो अहम फैक्टर है जिसपे आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि आइडिया के नतीजों में भी हमने देखा था कि वहां सबसे ज्यादा दबाव देखने मिला था। प्राइसिंग प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है, देखना पड़ेगा इसी तरह के नतीजे भारतीय एयरटेल में भी देखने मिलते हैं कि नहीं। वहीं कंपनी के मुनाफे की बात करें तो करीब 27% के आसपास की गिरावट का हम अनुमान लगा के चल रहा है। हालांकि स्ट्रीट जो है इस नंबर को लेकर काफी डिवाइडेड है, 700 करोड़ से 1700 करोड़ का एक रेंज मान के चल रही है स्ट्रीट, क्योंकि कंपनी ने जो टावर का कारोबार बेचा था अगर वहां से कुछ रेवेन्यू या वहां से कुछ कंट्रीब्यूशन आता है तो ये प्रॉफिट को बूस्ट कर सकता है। तो कुल मिला के कुछ हद तक सबड्यूड नंबर ही रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ ही देर में करीब 8:45-9 बजे के आसपास ये नतीजे आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो बाजार खुलने के पहले ये दरअसल आपको नतीजे देखने मिल सकते हैं। चलिए, नतीजों का इंतजार बना रहेगा। भारतीय एयरटेल बाजार खुलने से पहले वो नंबर्स पोस्ट करेगा। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। ये दो दिग्गज कंपनियां अपने रेडार पर जरूर रखिए, लेकिन इसके अलावा दूसरी खबरें भी हैं जिस पर आज भारतीय बाजारों पर असर देखने को मिलेगा। टॉप 10 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। कौन से शेयर आपके रेडार पर होने चाहिए, हम आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर आज खबरों का असर देखने को मिलेगा। वरुण, सोनम, नियति और पूजा हमारे साथ हैं और शुरुआत करेंगे आज सोनम आपसे। गुड मॉर्निंग। शुरुआत एशियन पेंट्स के साथ करना चाहेंगे, जिसने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे शुक्रवार को मार्केट आज के बाद घोषित किए थे। उम्मीद से कमजोर आए हैं, जहां पर कमजोर रूरल डिमांड और साथ ही कमजोर मानसून के कारण दबाव बना है। डेकोरेटिव कोटिंग्स कारोबार में दबाव बनता दिखाई दिया है और जो एनवायरमेंट है वो काफी चैलेंजिंग है एशियन पेंट्स के लिए, जहां पर कंपनी के आय में 4% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मार्जिन 17% की एक्सपेक्टेशन बाजार रख रहा था, वही कंपनी ने 16.4% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 14.8% के मुकाबले। IIFL होल्डिंग्स के नतीजों की बात करें तो स्टडी क्वार्टर था यहाँ पर कंपनी की तरफ से। कंपनी के जो फंड बेस्ड बिजनेस है वहां पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, मुनाफे में करीब 28% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा एक कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि जनरल एटलांटिक IIFL वेल्थ में करीब 22% हिस्सा करीब 1100 करोड़ रुपए में खरीदी। वही गोदरेज कंज्यूमर्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे जो है वो स्टडी है, हमारे उम्मीद के आसपास ही है। और ये पहली FMCG कंपनी है दरअसल जिसने हमारी उम्मीद के आसपास नतीजे घोषित किए। रेवेन्यूज में करीब 9% के आसपास की बढ़त देखने मिली है, मार्जिन में अच्छा खासा जंप देखने मिला है, 16.6% से बढ़ के ये 18.1% पे आए। जाहिर है जो कमोडिटी की गिरती कीमतें हैं उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिला है। वॉल्यूम करीब 9% के आसपास ग्रो होते हुए दिखाई दे हैं। सेगमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो एक सोप्स एंड डिटर्जेंट सेगमेंट ही है जहां कुछ सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिली है, करीब 3% के आसपास की वहां ग्रोथ देखने मिली है। इसके अलावा बाकी सेगमेंट में ठीक ठाक ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में करीब 22% का जंप है, 234 करोड़ से बढ़ के ये 287 करोड़ पे आया है। फोर्स मोटर्स के दूसरे तिमाही के नतीजे बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहे हैं, हर एक फ्रंट पे हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया है। मुनाफे में 65% की बढ़ोतरी हुई है, आय में 27% की बढ़ोतरी हुई है, तो मार्जिन में भी एक्सपेंशन दिखाई देगा। 8.5% की मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 6% के मुकाबले। इसके अलावा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के नतीजों की बात करें तो ये यहाँ भी स्टडी क्वार्टर था कंपनी की तरफ से, लेकिन एसेट क्वालिटी में थोड़ी मार्जिनल वर्जनिंग देखने को मिली है क्योंकि जो NPA रियलाइजेशन के जो डेज हैं वो उसमें कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से ग्रॉस NPA के आंकड़े में 3.05% के सामने इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.08% का ये आंकड़ा सामने आया है। लेकिन कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो मुनाफे में अच्छा खासा 19% की बढ़त देखने को मिली है। नतीजे से हटकर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें, इरोस इंटरनेशनल के लिए आज एक नेगेटिव खबर है। NYSE पर इरोस इंटरनेशनल PSC का शेयर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 17% के आसपास गिरा था। दरअसल एनालिस्ट को इरोस के UAE कारोबार से होने वाली आमदनी पर सवाल वहां पे उठाए हैं। पूरा मामला आपको बता दूं, ट्विटर के पोस्ट के जरिए यहां पे एक हाईलाइट हुआ था, जिसके बाद कंपनी को एक एनालिस्ट कॉल बुलानी पड़ी थी, पर वेल्स फार्गो जैसे एनालिस्ट अभी भी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। इनको नहीं समझ में आ रहा
कि यूएई का जो कारोबार बढ़ा है उसमें सबसे बड़े कंटेंट बायर्स कौन हैं। साथ साथ में इनको ये भी नहीं समझ में आता कि न्यू जर्सी में बेस्ड है, भारत की जो मूवीज हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और हाफ से भी ज्यादा यानी आधे से भी ज्यादा रेवेन्यूज इनका भारत से बाहर आता है। तो इनके पूरे ही कारोबार और इनकी आमदनी पर यहाँ पे सवाल खड़े हुए हैं। तमाम प्राइवेट बैंक्स आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर आरबीआई ने बैंकों में एफडीआई निवेश 100% करने का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया है। मौजूदा कैप इस वक्त 74% का है। और कैपिटल गुड्स सेक्टर आज आपके रडार पे होना चाहिए। सरकार ने दरअसल वीकेंड पर कैपिटल गुड्स पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया है। 31 अक्टूबर तक पब्लिक डोमेन में ये ड्राफ्ट रहेगा। उसके बाद इस पर राय मांगी गई है। पॉलिसी क्लियर कट फोकस करती है कि इस सेक्टर को किस तरह से पोटेंशियल अनलॉक किया जाए और इसके इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस किस तरह से बनाया जाए। इस पॉलिसी में खासतौर पर जो प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स का वो करीब 2 गुना करने की यहाँ पे की जा रही है। 2.2 लाख करोड़ से इसका प्रोडक्शन बढ़ा के 5 लाख करोड़ तक का करने का इरादा है। वेदांता की कल बोर्ड बैठक है, उस बैठक में केन इंडिया और वेदांता के जो मर्जर है उस पर पुनः विचार किया जा सकता है, उस पर फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। और याद रखें कि इसमें दरअसल माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है उनको एक बेहतर डील देने के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। और आईडीबीआई बैंक आपके फोकस पे होना चाहिए। दरअसल अब सीबीआई की जो जांच चल रही है इनके फॉरेस्ट कैंप पर, इनफैक्ट जो किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया था लोन, उस पर सीबीआई ने साफ तौर पे क्या कहा है कि आईडीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं यानी जो अधिकारी हैं वो इसी पूरे मामले में शामिल थे। इन्होंने ठीक टाइम पे अलर्ट नहीं किया जिस तरह से लोन दिया गया है, बावजूद इसके कि इनकी रेटिंग बीबी थी और काफी रिस्की ये लोन माना जाता है। इनफैक्ट जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी इन्होंने किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं रेज किया। ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन विजय माल्या की इसको देख करके इन्होंने लोन दिया है, ये काफी बड़ा एक सवाल है और अधिकारी साफ तौर पे इसमें शामिल थे आईडीबीआई के, ऐसा मानना है सीबीआई का। अशोका बिल्डकॉन कंपनी को एनएचएआई की तरफ से 277 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उसके अलावा मधुकॉम प्रोजेक्ट्स भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी अपनी आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे आर्म क्यूब हाईवेज को करीब 248 करोड़ रुपए में बेचेगी। तो ये सभी शेयर जहां पर आज खबरों और नतीजों का असर देखने को मिलेगा। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके लेकर आएंगे दिन के बड़े सवाल और साथ ही हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। मानस जायसवाल और अविनाश कुरक्षकर बताएंगे आज की ओपनिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो। और हफ्ते का पहला दिन एक्सपायरी का हफ्ता बाजार के लिए बेहद अहम संकेत है। आज दुनिया भर के बाजारों से क्या है वो बड़े सवाल जिन पर होनी चाहिए आप सबकी नजर बताने के लिए हमारे साथ हैं। हर्षा, बताइए। शुक्रिया अनिल। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ही नजरें रहेंगी। चीन में जिस तरह से फिर एक बार फिर रेट कट आया है, तो विदेशी बाजारों में जो रौनक है, जो तेजी है, उसका कितना फायदा घरेलू मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई देगा, ये अहम सवाल है। दूसरा, 8300 के ऊपर टिकने के लिए तैयार होता हुआ निफ्टी दिखाई दिया, लेकिन उन लेवल्स के कितने ऊपर और बढ़ सकता है वो भी सभी ट्रेडर्स के मन में एक बड़ा सवाल इस समय उभर कर आ रहा है। साथ ही साथ आज दिग्गज कंपनियों के नतीजों का दिन है। भारती एयरटेल जहां पर अनुमान यही है कि 27% इस क्वार्टर में मुनाफा टूट सकता है। आइडिया के मुकाबले ये कंपनी कितना निराशाजनक प्रदर्शन पेश करेगी या फिर उससे कुछ बेहतर नंबर्स रहेंगे, ये एक असमंजस है इस समय मार्केट ट्रेडर्स के बीच। वहीं एचडीएफसी के नतीजों पर भी नजरें रहेंगी और ये जानना अहम है कि आज नंबर से पहले क्या रणनीति बनाकर चले। दूसरी तरफ केन वेदांता मर्जर पर दोबारा विचार होती हुई दिखाई दे रही है। कल ऑफ कोर्स कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और बोर्ड बैठक में इस पर एक बार फिर विचार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में इन दोनों ही काउंटर्स में आज क्या हो स्ट्रैटेजी, ये भी रहेगा आज रेडार पर। ओके, तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। तकनीकी राय देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और फंडामेंटल राय देने के लिए अविनाश गोरक्षकर, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीईओ और हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मानस, पहले बताएं चार्ट्स पर क्या संकेत मिल रहे हैं? एक दमदार शुरुआत होने की तैयारी है और शायद शुक्रवार के जो हाई लेवल है 8328 उसके ऊपर ही हम खुलते हुए दिखें। क्या ऐसे में और मजबूती बन सकती है उन लेवल से? यदि हाँ तो फिर टारगेट क्या है आपका अब निफ्टी पर और स्टॉप लॉस कहां रखेंगे तेजी की पोजीशन में?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, ये जरूर है कि फ्राइडे के सेशन में हमने हायर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट फिर भी अगर आप डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। निफ्टी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और हाई लेवल पर रेजिस्टेंस मिलने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगस्त में गैप था, जिसका जो अपर बैंड है गैप का वो 8359 के आसपास था। तो वाजिब है कि हाई लेवल पे थोड़ा सा इस रेंज में आके निफ्टी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, मैं तो समझता हूं कि कम से कम 8550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है। तो वो माइंड में बना के चलना चाहिए और कोई भी गिरावट पे बाय मैं समझता हूं कि बिल्कुल बाय करना चाहिए। अब अपना स्टॉप लॉस निफ्टी के 200 दिनों के मूविंग एवरेज जो कि 8200 के आसपास है उसके नीचे रखना चाहिए। चलिए, फिलहाल स्टॉप लॉस लगाएं और देखना होगा कि यहाँ पर कितनी और रौनक बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी तो संकेत ही दे रहा है कि 8300 के कहीं ऊपर हम जाकर शुरुआत करेंगे। काफी रिजल्ट्स आए हैं ओवर द वीकेंड और उस सब पर भी नजरें रहेंगी। एशियन पेंट्स, ये पहला स्टॉक अविनाश मैं आपसे राय पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस बार आप देखिए मुनाफा जो है सिर्फ 15% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट उम्मीद थी कि काफी बेहतर तिमाही रहेगी, लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दिया है। स्टॉक वैसे भी थोड़ा सा नर्म था पिछले सत्र में। क्या रणनीति आप होगी? क्या आज बिकवाली करनी चाहिए स्टॉक में इन नंबर्स के बाद? नहीं, इनफैक्ट हर्षदा, अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ पे काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। आई थिंक मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अराउंड 6-7% थी, जहां पे करीबन 2-3% का ही वॉल्यूम ग्रोथ आया है। ये काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। ज्यादातर रूरल डिमांड अभी भी वीक है और मोर इम्पोर्टेंटली ये 15% जो प्रॉफिट बढ़ा है इसमें काफी बड़ा रोल अदर इनकम का है। तो अगर हम ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन में देखें तो वहां पे भी एक बड़ा मिस एशियन पेंट्स ने रिकॉर्ड किया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस आज स्टॉक में देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लियरली पेंट सेक्टर में एक फ्रंटलाइन स्टॉक है और काफी उम्मीदें थी कि पॉसिबली इस क्वार्टर में थोड़ा सा बाउंस बैक वॉल्यूम ग्रोथ में देखने को मिले, जो आया नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट दैट इट वुड बी बेटर टू वेट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी वीकनेस और दिख सकती है। ओके, फिलहाल और वीकनेस दिख सकती है, लेकिन ये वीकनेस कितनी होगी चार्ट्स के लिए आज से ये बताएं आप मानस। एशियन पेंट्स के लिए सपोर्ट लेवल कहाँ है अब नीचे? देखिए, सपोर्ट लेवल तो अब 825 बनता है। देखिए, एक दिक्कत की बात यह है कि अगर पिछले 3 वीक देखिए तो हमने एक बढ़िया रिकवरी देखी थी एशियन पेंट्स में। स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई थी, बट पिछला हफ्ता काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर आप चार्ट्स देखिए तो वहां पर आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखेगा, जो इंडिकेट करता है कि शायद हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हमें अभी और देखने को मिले। लोअर लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। अगर 825 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो मैं समझता हूं वापस स्टॉक 800 रुपए के लेवल्स टेस्ट करेगा, जो कि इसके 200 दिनों के मूविंग एवरेज है। चलिए, फिलहाल लेवल्स आप नजर में रखें तो कुछ कमजोरी का आलम बनता हुआ दिखाई दे सकता है उस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। भारतीय एयरटेल भी रेडार पर रहेगा। नंबर से पहले आपकी इनफैक्ट नंबर्स बाजार खुलने से पहले आएंगे, तो क्या उम्मीद है उस पर भी चर्चा करेंगे जानकारों से। ओवरऑल टेलीकॉम क्षेत्र में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी होगी चर्चा। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक। फोकस रहेगा और ऑर्टेल कम्युनिकेशंस के शेयर पर, जहां पर इरॉस इंटरनेशनल के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है। इरॉस की जो स्ट्रीमिंग सर्विस है इरॉस नाउ ने केबल और ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनी ऑर्टेल कम्युनिकेशन के साथ ये करार किया है। हमारे साथ ऑर्टेल कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ बीबू प्रसाद जुड़ रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, बताइए क्या टाई अप है, कितना बड़ा आपका सब्सक्राइबर बेस है जिस पर आप ये इरॉस नाउ की सर्विसेज दे पाएंगे? देखिए, हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है अभी जो सितंबर एंड तक 5,72,000 है और उसमें से करीब 65,000 ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है और हमारा जो टारगेट है 2 साल में इसको डबल करना है। तो काफी सारे ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर ग्रोथ होगा आगे 1-2 साल में। और जो इरॉस नाउ का साथ जो हमारा टाई अप हुआ है, इनका जो मूवी लाइब्रेरी है एक बहुत बड़ा मूवी लाइब्रेरी है, करीब 3000 मूवी अब तक है और उनका भी आगे नया रिलीज आ रहा है। तो ये सारे मूवी हम हमारे ब्रॉडबैंड कस्टमर को ऑफर करेंगे। कि क्या रेवेन्यू बेनिफिट क्या रहेगा, क्या आपने आकलन लगाया है? देखिए, इसमें मैं अभी रेवेन्यू बेनिफिट का कोई असेसमेंट नहीं लगाया है। इसमें जो रेवेन्यू आएगा उसमें रेवेन्यू शेयर क्लॉज है इरोस और हमारा बीच में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं इसमें ब्रॉडबैंड हाई स्पीड दे रहा है। हम लोगों का मिनिमम स्पीड है 512 kbps और मैक्सिमम स्पीड अभी हम दे रहे हैं 50 mbps। और ये जो कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस रहेगा हाई स्पीड इंटरनेट में मूवी देखने में, और हम स्पीड भी आगे बढ़ाएंगे और कंज्यूमर का जो मूवी एक्सपीरियंस रहेगा इसमें कंज्यूमर लॉयल्टी बढ़ाएगा। और दीज आर सम ऑफ द बेल्स एंड व्हिसल्स एंड टू एड सर्विसेज जो हम कंज्यूमर को ऑफर दे पाएंगे इंस्टेड ऑफ प्लेन वैनिला ब्रॉडबैंड सर्विस। ये सारे दिस इज वन ऑफ द सर्विस विच वी कैन ऑफर टू कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर शुड बी मोर हैप्पी मोर देन हाउ मच मनी वी मेक। शुक्रिया प्रसाद साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो फिलहाल रेवेन्यू का कोई आउटलुक नहीं, लेकिन नई सेवाएं वो अपने कस्टमर्स के लिए लेकर जरूर आ रहे हैं। तो ये एक स्टॉक देखेंगे कितना इसको फायदा मिलता है। दरअसल दूसरी तरफ इरोस इंटरनेशनल के लिए तो बुरी खबरें आई हैं इनके यूएई बिजनेस को लेकर, तो उसका कुछ बुरा असर इरोस के शेयर पर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, और इरोस के स्टॉक पर ही एक राय ली जाए यहाँ पर। अविनाश, ये बताएं कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? खबरें जो आ रही है यूएई के इनके कारोबार को लेकर फॉरेन ब्रोकरेजेस सवाल उठा रहे हैं कि वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितना रिलायबल है नहीं है। और इरोस का जो शेयर वो विदेशी बाजारों में वो 17% गिरा था वीकेंड वाले सेशन में। क्या असर पड़ेगा यहाँ पर और क्या करना चाहिए शेयर में? आई थिंक अनिल जी, अगर फ्राइडे के सेशन को देखें तो ऑलरेडी काफी पिट चुका था इरोस का शेयर, और मुझे लग रहा है कि जब तक कोई क्लियर मैनेजमेंट क्लेरिफिकेशन नहीं आता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में ये डाउट जरूर रहेगा कि यूए की ऑपरेशंस में किस तरह के नंबर्स कितने ऑथेंटिक है। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है कि काफी हद तक काफी एनालिस्ट ये भी देख रहे थे कि लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में काफी स्ट्रेस दिख रहा है, तो शायद ये भी एक कंसर्न का फैक्टर है। मुझे लग रहा है कि क्लियरली आज भी स्टॉक थोड़ा नरम खुलना चाहिए, और जब तक कोई क्लियरिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती तब तक हो सकता है कि मार्केट्स थोड़ा सा इस शॉक को थोड़ा सा नेगेटिव व्यू से देखे। हो सकता है कि आज भी थोड़ी गिरावट देखने को मिले। चलिए, कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 3.5% ये टूटा था पिछले सत्र के दौरान। HDFC इसके आज नतीजे आने वाले हैं और हमारा अनुमान यही है कि मुनाफा जो है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी इस बारी करीब 2195 करोड़ के आसपास होने का हमारा अनुमान है। स्टॉक मानस ये बताइए, अब यहां से और कितने बढ़ने की गुंजाइश दिखा रहा है सिर्फ चार्ट्स के लिहाज से? अगर नंबर्स अच्छे रहते हैं, इनलाइन रहते हैं, तो कितना आप देखेंगे इसमें और तेजी आएगी, और क्या आज खरीदारी करनी चाहिए बाजार खुलते ही? देखिए, पहली चीज तो एचडीएफसी ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। आपका नजरिया बड़ा हो तब तो आप एचडीएफसी में निवेश करें, अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टॉक में। बहुत बार ऐसा होता है कि मूव्स बहुत बड़े नहीं आते हैं जो एक्सपेक्टेशन रहता है, बट ओवरऑल चार्ट्स की अगर बात करें और टाइम फ्रेम 6 to 8 मंथ्स का रखें तब तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं। कंसोलिडेशन देखा गया है पिछले दिनों, बट ऐसा लगता है कि जो कंसोलिडेशन का अपर बैंड 1350-1380 की रेंज में है, जल्दी ही स्टॉक वो ब्रेक करेगा और कहीं ना कहीं 1510 से 1520 के लेवल स्टॉक 6 to 8 मंथ्स में टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। नजरिया बड़ा रखें तो स्टॉप लॉस आपका 1200 रुपए के नीचे रहेगा। ओके, 1200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी के माहौल में बने रहे। लेकिन इस बीच वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौरव, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। ये बताएं कि 8300 पर चूंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है कॉल्स का, शुक्रवार को हमने लगभग उन्हीं लेवल के आसपास समाप्ति दी थी, आज उसके ऊपर फिर से हम खुलने की संभावना देख रहे हैं। क्या लगता है, क्या तेजी का ट्रेड लेना चाहिए अगर 30-40 पॉइंट ऊपर खुले निफ्टी पर तो? और ऐसी सिचुएशन में आप स्टॉप लॉस कहां रखेंगे और क्या टारगेट होगा आपका? अब से लेकर एक्सपायरी तक का क्या व्यू है आपका निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। निफ्टी का अगर मैं कहूं तो अभी भी मेरा व्यू बहुत ज्यादा बदला नहीं है। 8350 हमको भी लग रहा था एक बार पॉसिबिलिटी है 8350 8320 के बीच में एक वापस ट्रेड आएगा, लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी होगी वो एक इश्यू होगा। हम लोग ओपन एक स्ट्रांग नोट पे करेंगे। पिछला अगर फ्राइडे का ट्रेड देखेंगे तो तभी हम 70-75 पॉइंट्स के अपसाइड पे खुले थे। बाद में लेटर हाफ और सेकंड सेशन में हमने देखा कि काफी अच्छी वीकनेस वगैरह देखने मिली थी। 8300 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था। तो मुद्दा ये है कि क्या हम सस्टेन कर पाएंगे। अगर 8350 सस्टेन कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको 8500 कुछ ही समय आपको देखने मिल सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार ट्रेड ओपन होने दीजिए, तुरंत आपको ट्रेड ना लॉन्ग लीजिए
ना शॉर्ट लीजिए। अगर 8350 सस्टेन नहीं हो रहा है स्पॉट लेवल्स पे तो आप 20-30 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस 30 रुपीज का रखिए और आपको 8280 8250 टाइप के आप लेवल्स के लिए आप खेल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर 8350 सस्टेन हो जाता है 1 या 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ तब आप उसमें 8300 का 8280 का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए और 8500 का आप इसमें लक्ष्य की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन आज ओपनिंग पे ही मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इसमें कोई बाय या शॉर्ट का आप ट्रेड लीजिए। मेरे हिसाब से शायद अभी भी चांस है कि एक रिवर्सल आ सकता है। हमने पिछली बार भी देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट कट हुए थे चाइना में तो सस्टेन तभी भी हम नहीं कर पाए थे। तो सिर्फ इसी अगर बेस पे अगर हो तो मुझे मुश्किल लग रहा है। रोल ओवर्स का अगर आप देखा जाए तो इस बार ज्यादा लॉन्ग्स नहीं बने ना ज्यादा शॉर्ट्स बने। जो पिछला अगर रोलर का फिगर ज्यादा भी आ गया तो मेरे हिसाब से वो कुछ ज्यादा मायने नहीं रखेगा। फ्रेश एडिशन की जरूरत है। अगर फ्रेश एडिशन दिख रहे हैं आज तो हाँ एक बहुत पॉजिटिव होगा। अगर फ्रेश एडिशन नहीं दिख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक बार निफ्टी फिर कभी भी गिर सकते हैं। ओके, निफ्टी में गिरावट की आशंका से अभी भी आप इनकार नहीं कर सकते। ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली आ सकती है, ऐसा मानना है गौरव का। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ क्योंकि किसी भी वक्त अब आने वाले हैं भारतीय एयरटेल के नतीजे। 27% का अनुमान है मुनाफे में गिरावट का। कैसे रहेंगे नतीजे बताएंगे आपको तुरंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीबीसी आवाज पर। हमारे साथ है मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही गौरव बिस्ला। और कई स्टॉक्स पर आज नजर रहेंगी जहां पर खबरों का असर देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स के बाद का भी रिएक्शन देखा जाएगा। उनमें से एक गोदरेज कंज्यूमर है जहां पर हमने देखा इस बारी जो तिमाही नतीजे रहे हैं वो काफी स्टेडी रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। आप ये कह सकते हैं मुनाफे में करीब 22% तक की बढ़त देखने को मिली है और वॉल्यूम ग्रोथ खासतौर से 9% से ज्यादा की रही है। अविनाश, अच्छी तिमाही रही है गोदरेज कंज्यूमर के लिए। तो जब आप HUL के नंबर्स देखते हैं जहां पर कंपनी थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही थी वॉल्यूम्स के लिहाज से और उसके सामने एक गोदरेज कंज्यूमर का यह परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या इसमें और बढ़त आने की संभावना है? क्या ये एक बेहतर कारोबार दिखाएगा आगे? बिल्कुल हर्षदा, अगर हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो ऑल्दो वॉल्यूम ग्रोथ लीवर का करीबन 7% था, वहां पे हमने देखा कि प्राइसेस में काफी कटौती देखने को मिली थी और लार्जली अदर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बढ़ा था। क्लियरली अगर गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो मैं समझता हूं ये जो 22% का जो ग्रोथ आया है वो काफी अच्छी तरह से ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेन होने के कारण भी हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली इनकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेस है यहाँ पे भी हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है। तो बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज डोमेस्टिक बिजनेसेस ने काफी अच्छी तरह से ये क्वार्टर में परफॉर्म किया है। मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो आगे डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर को अगर लीवर के कंपैरिजन में देखने को लगे तो क्लियरली आगे भी 1-2 क्वार्टर्स में आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। ओके, आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी। लेकिन क्या गौरव आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की भी बरकरार रहेगी? जो शुक्रवार को दिखी थी 1.25% मजबूत होकर बंद हुआ, बैंक निफ्टी बेहद करीब है यहाँ पर अब 18,000 के। क्या लेवल्स लग रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए अब आप और कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए अनिल जी, 2 या 3 चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है इस दौर पे। अगर आप देखें 18,000 का अगर आप कॉल या पुट कंबाइन देखेंगे तो काफी अच्छी मात्रा में वहां पे कंसंट्रेशन है। तो मेरे हिसाब से अगर 18,000 स्पॉट लेवल सस्टेन करते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि 18,500 तक के लेवल है। अगर 18,000 सस्टेन करेगा तो मेरे हिसाब से मैं 17,800 का स्टॉप लॉस रख के 18,500 तक के लक्ष्य के लिए मैं बुलिश ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो दूसरी अच्छी बात वो ये है कि इंडिविजुअल काउंटर्स में चाहे वो एक्सेस हुए काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एक्सेस ने भी पोजीशंस वगैरह काफी अच्छी बन रहे हैं। SBI है इतना मूव नहीं करे लेकिन उसमें काफी अच्छी पोजीशंस बन रहे हैं, ब्रेकआउट के कगार पे है। इंडसइंड बैंक है ब्रेकआउट के कगार पे। तो इंडिविजुअल काउंटिंग कोटक बैंक है, तो इंडिविजुअल नेम्स जो है वो काफी एक अच्छा एक प्रदर्शन दिखाने के कगार पे। तो मेरा मानना यह है कि ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं आनी चाहिए क्योंकि इन जो मेजर नेम्स हैं, जो बड़े बड़े नेम्स है, अगर उनमें अगर गिरावट आएगी तो ही पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा करेक्ट करेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन देख सकते हैं लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा। चलिए, ओवरऑल माहौल जो है वो तेजी का ही बनता हुआ दिखाई देगा। यह है बैंक निफ्टी पर सलाह। कुछ और शेयर जहां पर आज नंबर्स के लिहाज से रिएक्शन रहेगा अविनाश, और ये भी मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगी। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स जहां पर अगर आप देखिए इस बारी प्रोविजंस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं ईयर ऑन ईयर, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें करीब 2.1% की गिरावट है। साल दर साल अगर आप प्रोविजनिंग देखें तो 17% से बढ़ी है। और जो इस समय स्थिति एसेट क्वालिटी को लेकर है थोड़ी सी खराब दिख रही है पिछले तिमाही के मुकाबले। उसके सामने जो नेट इंटरेस्ट इनकम में 19% की बढ़त है, मुनाफे में जो बढ़त देखने को मिली है, कितनी खड़ी रह पाएगी?
आई थिंक क्लियरली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे थोड़ा बहुत दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट का जो इंप्रूवमेंट आया है वो हर्षदा काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में हमने काफी दबाव देखा था। मेरे ख्याल से आई थिंक सस्टेनेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऑल्दो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और विजिबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है। मार्जिन प्रेशर मैं समझता हूं अगर एसेट क्वालिटी थोड़ी सी और खराब होती है, अगर यही मोमेंटम एसेट क्वालिटी में रहता है तो हो सकता है कि ये प्रॉफिट ग्रोथ शायद आने वाले क्वार्टर में नहीं आए। आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच। मैनेजमेंट कमेंट्री आज है, क्लियरली उसके बाद ही थोड़ा सा एक अंदाजा आएगा कि आगे का जो रोड मैप है वो कैसे रहेगा। ओके, क्लियर आ जाती है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। बताएंगे भारतीय बाजारों की कैसी होगी शुरुआत। तो एसजीएक्स निफ्टी अब भी मजबूती के साथ 35 अंक ऊपर है। रुपए की ओपनिंग और सारे शुरुआती कारोबार पर होगी हमारी नजर। लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।